हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि AMRS की और DSSB की वैकेंसीज आ गई हैं, तो मैंने PGT लेवल और TGT लेवल की हिंदी की जो क्लासेस थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप अच्छे से उसको देखिए। और मैंने वहाँ पर थ्योरी क्लासेस ली हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। थ्योरी क्लास लेने के बाद मैंने ये फर्स्ट टाइम पहला प्रैक्टिस सेट बनाया, यानी कि पहली बार पहला प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से, जो मैंने आदिकाल आपका थ्योरी क्लास ली है, आप मेरी क्लास को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो थ्योरी क्लास में मैंने आदिकाल जो ली है, उसी से संबंधित मैंने मूल किताबों से ये प्रश्न बनाए हैं फ्रेंड्स। मैंने कहीं से लिए नहीं, मेरे ये प्रश्न खुद के बनाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चंद रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है ये कथन किसका है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कि चंद रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है, उपयुक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो है बच्चन सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासों को पूर्णता प्रमाणिक रचना किसने माना है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रश्न है यहाँ पर कि रासों को पूर्णता प्रमाणिक रचना किसने माना है? तो यहाँ पर विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से तो कोई एक है या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने माना है? तो यहाँ पर बुलहर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम था तो मैं यहाँ भूल गई हूँ। लगभग इसमें ये सभी हैं। यहाँ पर किसने माना है? तो यहाँ पर बुलर भी हैं, यहाँ पर बुलर जी भी हैं, और गौरीशंकर भी हैं, हीराचंद ओझा जी भी हैं, देवी प्रसाद भी। चारों ही हैं जिन्होंने रासों को, पृथ्वीराज रासों को जाली ग्रंथ माना है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति, प्रश्न नंबर 3 है ये आपका। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति को त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है यहाँ पर। ठीक है, फलश्रुति है। उपयुक्त कथन किसका? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर ये कोटेशन है जो मैंने ली है मूल किताब से। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से। विष्णुलाल पंड्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बच्चन जी, रामचंद्र तिवारी जी। तो यहाँ पर बताइए। तो ये कथन है महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। तो ये कथन है आपका बच्चन सिंह जी का। ठीक है, ये कथन है बच्चन सिंह जी का। प्रश्न नंबर 4 है। बच्चन सिंह ने विद्यापति का जन्म कब माना है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यहाँ पर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि बच्चन सिंह ने विद्यापति का जन्म कब माना है? 1360, 1375, 1380, 1370। तो यहाँ पर माना है 1360। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसको मैं क्या कहूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये TGT 2021 में आ चुका है, तो मैं इसको कहूँगी कि बेहद ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये आ चुका है आपका विद्यापति का ये बच्चन सिंह की बुक से। तो यहाँ पर
आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नामवर सिंह, नंदलाल वाजपेयी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो 2021 में आ चुका है ये, क्योंकि मैंने पेपर दिया था 2021 का टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें ये आया था। तो यहाँ पे ही किसने कहा है? बच्चन जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? प्रश्न बहुत चुनिंदा है और मुझे लगता है आज प्रश्न कम होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन प्रश्न बेहद शानदार हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? यहाँ पर आपको पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बच्चन सिंह ने। ठीक है, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। वहीं आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? दोबारा फिर से एक बार देख लेते हैं कि पुराने चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, उपयुक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे सही उत्तर में, और इन्होंने ये प्रकरण 4 में कहा है। किसमें? प्रकरण 4 में ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, यह बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। शुक्ल जी ने यह कथन किसके विषय में कहा है? अमीर खुसरो, विद्यापति जी, चंद्रवरदाई, श्रीधर जी। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये अमीर खुसरो के विषय में कहा है। अमीर खुसरो के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। फिर से देख लीजिए, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी ने अमीर खुसरो के विषय में कहा है। ये आपका प्रश्न जो प्रश्न नंबर 9 है, मैंने इसमें लिया है क्योंकि ये प्रश्न भी आपका टीजीटी 2021 में आ चुका है, बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा जोबना नबेलरा भयोरे गुलाल पंक्तियाँ किसकी हैं? आपने देखा होगा पेपर या दिया होगा तो आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये आपको पता होगा तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो बताएं आप लोग। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 12, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन प्रयोग किया गया है? आपका 2021 में आया था कि राहुल बेल में कितनी नायिकाओं का वर्णन किया गया, इस तरह से कुछ प्रश्न बना था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वर्णन किया है किसका? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, बीसलदेव रासो। तो आपको पता होगा तो आप सही आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पर इसका सही उत्तर है बीसलदेव रासो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है, किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। मैंने आज यहाँ कथन ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड है कथन का आने का, और हम अक्सर कथन में ही कंफ्यूज होते हैं कौन किसका कहाँ, क्योंकि हम जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इन चीज़ों क्लियर नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पे हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, ग्रियर्सन के लिए वह एक बाहरी प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण। बेहद महत्वपूर्ण, और आप ये ढूंढकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये पंक्ति कहाँ से ली है। अभी तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं आपको उत्तर बता दूंगी, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रियर्सन के लिए वह एक बाहरी प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण है। तो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। किसका कथन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये परिभाषा। तो यहाँ पर ये उपयुक्त कथन कहा है आपका, देख लीजिए किसने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देख लीजिए किसने कहा है। तो यहाँ पे सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, कीर्ति पताका प्रेम काव्य, कीर्ति लता वीर काव्य। किसने कहा है? बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको तभी मिल सकते हैं जब आप इसको थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। तो कीर्ति पताका प्रेम काव्य, कीर्ति लता वीर काव्य किसने कहा है? यहाँ पे बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर आप समझिए कि किसने कहा होगा। तो यहाँ पे सही जो उत्तर है वो हो जाएगा विश्वनाथ जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। जी हाल मिस्की मगुन, ये भी 2021 में आ चुका है प्रश्न टीजीटी में आपका। ठीक है, तो तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किसकी पंक्तियाँ हैं कि जी हाल मिस्की मगुन, तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, चारों? नहीं नहीं नहीं, कोई एक ही होगा, और आपको वो अच्छे से पता है कौन है, अमीर खुसरो जी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है इसके? अमीर खुसरो जी। आगे बढ़ते हैं, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, भाषा के आधार रूपों का। किसने कहा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि आदिकाल साहित्य में वैविध्य जो है क्या है? वो भरपूर है, विषयों का है, काव्य रूपों का है, और भाषा का है। ये सब किसने कहा है? तो आप अगर पढ़े हैं चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे से इसको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर कहा है किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, इसका उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आप प्रश्न नंबर हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। 18 प्रश्न नंबर 18 है, किसी साहित्य की आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप यदि सच में पढ़े हैं अच्छे से तो आप इन परिभाषाओं के आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। किसी, यहाँ प्रश्न नंबर 18 की बात हो रही, किसी साहित्य की आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। उन्होंने ये शुरुआत में ही कहा है, आदिकाल का जैसे ही शुरुआत होता है उसी समय रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये चीज़ कही है, ये पंक्तियाँ कही हैं। आप पढ़ रहे हैं अगर आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास, तो आपको जरूर ये पंक्तियाँ आदिकाल की शुरुआत में ही मिलेंगी। अगला प्रश्न है, उसको हम फटाफट से ले लेते हैं, 19 नंबर का। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यहाँ क्या पूछा? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज, विश्व बंधु विनोद। यहाँ मिश्र बंधु था, बाय मिस्टेक ये हो गया है टाइपिंग में, तो आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम, तो फिर ऐसे ही मैं प्रयास करूँगी आगे सुधारने का चीज़ों को। मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा यहाँ पर, मिश्र विश्व नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पे, मिश्र बंधु विनोद है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास पूरा लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। सही उत्तर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा शिव सिंह सरोज। ठीक है, प्रश्न नंबर 20,
जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उसी समय, काफ़ी अच्छी कोटेशन है, उसी समय सच्चे धर्म का भाव बहुत कुछ हिरास यानी कि ख़त्म हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत कुछ बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। किसने कहा है? महत्वपूर्ण है ये कोटेशन, जिसको हम कहें पंक्तियाँ, परिभाषा जो आप कह सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसके ऑप्शन फटाफट से देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में है फटाफट से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चन सिंह हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। तो आपको जाहिर सी बात पक्का यही लग रहा होगा या तो बच्चन सिंह है या रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आपकी बात को न मानते हुए सही उत्तर यहाँ बता देती हूँ। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत छोटी क्लास थी, रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी ये 20 जो मैंने प्रश्न लिए हैं, यकीन मानिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है ये प्रश्न आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो मूल किताबों से खुद बनाए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरा सपोर्ट मुझे बनाए रखिए, अपना साथ सहयोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा ये पहला प्रयास कैसा रहा तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।